ओके, सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पे हम आ रहे हैं। ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये एक एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज होता है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज की सिग्नलिंग होती है। इसमें एक एंजाइम होता है, लिंक्ड एंजाइम होता है। सो रिसेप्टर जो होते हैं ये ऑटो कैटेलिटिक होते हैं नेचर में, एक ही बार क्रॉस करेंगे। इस तरीके के एंजाइम होते हैं, एक बार क्रॉस कर रखे हैं, ठीक है। इनके पास एक लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे काइनेज होता है। इस वाले सी टर्मिनल पे काइनेज एक्टिविटी होती है। सो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में, एंड टर्मिनल पे लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है। देन सी टर्मिनल पे क्या होता है? कैटालिटिक डोमेन होता है सी टर्मिनल पे, ठीक है। ये हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि जी प्रोटीन वाली हमने देख ली है। देखो, मोनोमेरिक लिगेंड और डाइमेरिक लिगेंड में क्या फ़र्क होता है? मोनोमेरिक लिगेंड होते हैं जो एक एक आके ऐसे बाइंड होते हैं, ठीक है। ये दो रिसेप्टर इस तरीके के रिसेप्टर होंगे, एंड ये मोनोमेरिक लिगेंड ऐसे बाइंड हो जाएंगे। जैसे पीडीजीएफ होता है हमारे पास, ग्रोथ फैक्टर है ना, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, या इंसुलिन हो गए। कुछ डाइमेरिक लिगेंड भी होते हैं जो इस तरीके से दोनों पे एक साथ बाइंड कर देते हैं, जैसे हमारे पास होता है एनजीएफ, ठीक है। ये सब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और ये जो कैटालिटिक डोमेन होता है ना, ये एक दूसरे को फोस्फोराइलेट कर लेते हैं जैसे लिगेंड बाइंड करते हैं। तो जो सी टर्मिनल एंड होता है ना, ये चला जाता है अंडरगोस ट्रांस ऑटो फोस्फोराइलेशन में चला जाता है, फोस्फोराइलेट कर देता है टायरोसिन को। SH2 डोमेन प्रोटीन फिर इन रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जिनके पास SH2 डोमेन होता है। सो SH2 डोमेन प्रोटीन इन रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। पहले ये अपने आप को ही क्या कर लेंगे? फोस्फोराइलेट कर लेता है। सम प्रोटीन हैव SH2 डोमेन एंड वो इस रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स जो सेल ग्रोथ या माइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंसुलिन अगर बाइंड करेगा, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन कराते हैं इंसुलिन, पता है। ईजीएफ होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ये जितने भी ये हम लिगेंड की बात करें, मतलब इन लिगेंड को आप जहाँ पे देखोगे ना, दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली सिग्नलिंग हो रही है, एंड ये इनका रिस्पॉन्स होता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होता है, प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडर्मल एंड सब एपिडर्मल सेल्स। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स का कराते हैं। Then PDGF, platelet derived growth factor, proliferation and migration of immune cells. Then nerve growth factor, growth and survival of neurons. Vascular endothelial growth factor, ये angiogenesis कराता है, जो blood vessels का formation होता है। याद रखना, vascular endothelial growth factor. देन MCF होता है, मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर। ये हिमाटोपोइसिस में इन्वॉल्व होता है, मोनोसाइट्स में ब्लड सेल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर। देन FGF होता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये फाइब्रोब्लास्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट सेल फ्रॉम ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। कैंसर में ना जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि एंजियोजेनेसिस कैंसर में ही इन्वॉल्व होता है जब ब्लड वेसल्स की हमें फॉर्मेशन करनी होती है। देन रिसेप्टर जो होता है इन केस में, देखो, जो हिमाटोपोइसिस होता है ना, जितने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं हिमाटोपोइसिस में, यानी कि जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, वो सारे जैक-स्टेट पाथवे से होता है, जितने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, एक्सेप्ट MCF को छोड़ के। यानी कि हिमाटोपोइसिस जो प्रोसेस होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन वाला, इसके अंदर जितने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ना, सब जैक-स्टेट पाथवे फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारा ये होता है मैक्रोफाजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये RT के पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। ये भी हिमाटोपोइसिस में ही इन्वॉल्व है, लेकिन ये RT के पाथवे फॉलो करता है, बाकी सारे जैक-स्टेट पाथवे फॉलो करता है।
सो ये सारे ग्रोथ फैक्टर जहाँ पे दिखेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे आरटीके पाथवे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम इंसुलिन की सिग्नलिंग से इसका काम समझते हैं। इंसुलिन मोनोमेरिक लिगेंड होता है, बाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंसुलिन यहाँ पे बाइंड हो गया, देन ये इसके पास जो है ये बीटा सब यूनिट होती है, ये अल्फा सब यूनिट होती है, बीटा सब यूनिट होती है। इस वाले पाथवे में ये अल्फा सब यूनिट से इंसुलिन जो है वो बाइंड कर जाता है, ये बीटा सब यूनिट होती है नीचे। ये आपस में एक दूसरे को डाइमेराइज करते हैं एंड फोस्फोराइलेट कर लेते हैं। ये क्या करेंगे, ये डाइमेराइज एंड फोस्फोराइलेट कर लेंगे एक दूसरे को। इसके बाद यहाँ पे एक IRS1 आता है, ये एक SH2 डोमेन वाला प्रोटीन होता है, जिसके पास SH2 डोमेन होता है, तो ये इंटरैक्ट करता है इस रिसेप्टर के साथ, ठीक है, इसके साथ इंटरैक्ट करता है। ये जो IRS1 होता है इट इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर एंड फोस्फोराइलेट कर देगा। रिसेप्टर जो है इसके टायरोसिन रेसिड्यू को फोस्फोराइलेट कर देगा एंड रिसेप्टर फोस्फोराइलेट कर देगा इसके टायरोसिन रेसिड्यू को, ठीक है। उसके बाद इसके पास दूसरा प्रोटीन आता है GRB2, इसके पास भी SH2 डोमेन होता है, सो ये GRB2 भी इससे आके बाइंड करता है। फिर GRB2 जो होता है ना, IRS1 आया, देन GRB2 आया। देखो ये याद रखना कि मोनोमर होता है मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, ऐसे 2 सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं एंड इंसुलिन के ऐसे आते हैं, बाइंड करते हैं अल्फा बीटा सब यूनिट से कि आपस में एक दूसरे को डाइमराइज कर देते हैं एंड फोस्फोराइलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ, SOS के साथ। SOS यहाँ पे जो होता है ना, ये एक GEF होता है, यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। याद होगा हमने G प्रोटीन में देखा था, GEF क्या करता है, GTP को GTP में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेशन करता है। सो ये क्या करता है, SOS विच इज़ अ GEF, ये RAS को GTP में कन्वर्ट कर देगा, RAS प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। तो ये RAS प्रोटीन GTP एक्टिवेट हो जाता है, RAS प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज होता है और अब ये एक्टिवेट करता है अपने एंजाइम को, दैट इज रैफ काइनेज को। पहले IRS1 आया, देन GRB2 आया, देन इंटरैक्ट करता है SOS के साथ। SOS जो है RAS को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, GTP बाउंड कर देता है, देन ये RAS एक्टिवेट करता है रैफ काइनेज को। रैफ काइनेज जो होता है ये क्या करता है, फोस्फोराइलेट करता है एंड एक्टिवेट करता है MEK को। सो रैफ ने किसको एक्टिवेट किया, MEK को, ठीक है। उसके बाद जो MEK होता है ये फिर से फोस्फोराइलेट करता है एंड एक्टिवेट करता है ERK को, ठीक है। ये भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है। रैफ जो होता है इट इज़ अ सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। ऐसे ही जो ये होता है ERK, ये भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है, ठीक है। ये इसके सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है ये। सो बस इतना याद रखना है कि रैफ एक्टिवेट हुआ, देन रैफ MEK एंड ERK एक्टिवेट हुआ, फोस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट। उसके बाद जैसे ही ERK एक्टिव होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। ERK जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है ना, ये SRF और ये जो होता है ERK, ये इंटरैक्ट करते हैं। ERK फोस्फोराइलेट करता है SRF को। जैसे ये SRF फोस्फोराइलेट होता है तो जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। जीन का एक्सप्रेशन होते ही जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, GLUT4 के ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वो मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है ब्लड में। तो यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज लिया जाएगा, तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आएगा, क्योंकि GLUT4 ट्रांसपोर्ट वेसिकल का एक्सप्रेशन होने लग जाएगा। तो ये इस तरीके का पाथवे होता है। पहले हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इंटरैक्ट विद इंसुलिन रिसेप्टर ऑन मसल, एडिपोज टिश्यू, लीवर एंड किडनी। इंसुलिन रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलर अल्फा सबयूनिट which interact with insulin of a larger beta subunit which contain transmembrane region and catalytic domain. Upon insulin binding, receptor dimerization होती है and it undergo trans autophosphorylation on tyrosine residue पे autophosphorylation हो जाती है and dimerization भी होती है। याद रखना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाले पाथवे में डाइमराइजेशन होती है।
एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो होगा वो SH2 डोमेन कंटेनिंग जिसके पास IRS1 है उस पर इंटरैक्ट करेगा, फॉस्फोराइलेट करता है। एक्टिवेटेड रिसेप्टर इंटरैक्ट विद SH2 डोमेन कंटेनिंग IRS1, रिसेप्टर IRS1 को फॉस्फोराइलेट करता है ऑन टायरोसिन रेसिड्यू। IRS लेटर इंटरैक्ट करता है विद एक एडेप्टर प्रोटीन होता है GRB2 इंटरैक्ट विद SOS जो कि एक GF होता है। सो IRS SH2 डोमेन के थ्रू GRB2 से, देन GRB2 के पास SH2 होता है इस साइड एक डोमेन में, एंड एक डोमेन में SH3 होता है जो SOS के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो SOS होता है इससे क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाता है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड स्मॉल GTPase प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं RAS। ये एक GTPase प्रोटीन होता है RAS, बाय एक्सचेंजिंग GDP विद GTP से ये एक्टिवेट हो जाता है। RAS GTPase प्रोटीन होता है ये एक स्मॉल, एंड ये एक्टिव हो जाता है। RAS GTP इंटरैक्ट करता है विद द एन टर्मिनल एंड जो होता है RAF काइनेज का, एंड उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज यानी कि RAF काइनेज को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। रैफ का फॉस्फोराइलेशन होता है, रैफ फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट करता है मैक को जो कि फर्दर फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट करता है ERK को। सो रैफ देन मैक एंड ERK। एक्टिवेटेड ERK जो है ये एंटर करता है न्यूक्लियस में एंड फॉस्फोराइलेट करता है SRF को। SRF फिर इंटरैक्ट करता है ELK के साथ, ओके फॉस्फोराइलेटेड SRF फिर ELK के साथ इंटरैक्ट करता है टू इंड्यूस जीन एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइटिक जीन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। सो GLUT4 जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में जो है ये रिक्रूट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ताकि ग्लूकोज का अपटेक होने लगे। तो ये जो होता है ना, देखो ERK फॉस्फोराइलेट कर देगा SRF को, उसके बाद SRF फॉस्फोराइलेटेड SRF ELK के साथ इंटरैक्ट करता है ELK एंड देन जीन एक्सप्रेशन तब होता है। रैफ और PKC एंड ERK जो होता है ना, रैफ जो होता है एंड ERK ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है। रैफ और हमारा जो ERK होता है, जो बीच में मैक होता है ये डुअल काइनेज होता है। ठीक है, डुअल काइनेज। नॉर्मली काइनेज जो होता है ना वो फॉस्फोराइलेट करते हैं सीरीन या थ्रियोनिन को, लेकिन डुअल काइनेज जो होते हैं वो सीरीन थ्रियोनिन लेकिन वो टायरोसिन को भी फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं। सो मैक की अगर हम बात करेंगे डुअल काइनेज होता है, ये भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है एंड ये डुअल काइनेज होता है। हम इसको मैप ट्रिपल के, देन मैप डबल के एंड मैप के ऐसे भी हम इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो इनिशियल स्टेज ऑफ सिग्नलिंग में अगर हम देखें रैफ काइनेज की एक्टिविटी हाई होती है एंड ERK की एक्टिविटी कम होती है। लेटर स्टेज ऑफ सिग्नलिंग में ERK जो है वो ज़्यादा हो जाता है एंड रैफ काइनेज कम हो जाता है। इनिशियल स्टेज में रैफ ज़्यादा मिलेगा एंड ERK कम मिलेगा, और अगर ज़्यादा अमाउंट होगा ERK का वो रैफ को इनहिबिट कर देता है। सो एक रैफ का म्यूटेंट है लीवर सेल विल शो जीन एक्सप्रेशन इन विच कंडीशन। अगर रैफ म्यूटेंट है यानी कि रैफ काम नहीं कर रहा है, रैफ का म्यूटेंट है, तो लीवर सेल किस कंडीशन में काम करेगी। देखो अगर इंसुलिन होगा लेकिन रैफ म्यूटेंट है तो सिग्नलिंग आगे ही नहीं बढ़ेगी। इंसुलिन है और एक्टिवेटेड रैस है, रैस अगर एक्टिवेटेड है वो रैफ को एक्टिवेट करेगा बट रैफ हमारा म्यूटेटेड है। इंसुलिन नहीं है लेकिन हमारे पास ERK एक्टिवेटेड है, और अगर ERK एक्टिवेटेड है तो सिग्नलिंग चलती रहेगी क्योंकि ERK तो बाद में आता है रैस के, रैफ के बाद में आता है। इंसुलिन है प्लस एक्टिवेटेड रिसेप्टर, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है अगर रैफ म्यूटेंट है। तो उसके आगे वाला देखो कि एक्टिवेट है ERK, तो इस केस में सिग्नलिंग काम करेगी। विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इंसुलिन रिस्पॉन्स में कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेज, यस, क्योंकि इंसुलिन में हमें ग्लूकोज के लेवल को कम करना है तो वो सारे प्रोसेसेस होने लग जाते हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो ग्लाइकोजन सिंथेज आ जाता है क्योंकि इसमें हमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे हैं। हाँ मतलब वो सारे प्रोसेसेस होने लग जाते हैं जिसमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो ग्लाइकोजन सिंथेज आता है, देन PFK1 भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि ग्लूकोज को हम किस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में यूज़ कर रहे हैं, उस केस में PFK1 भी एक्टिवेट होगा। PK का कोई रोल ही नहीं है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि हम ऑपोजिट नहीं जा रहे हैं ना इंसुलिन के केस में। तो ये था हमारा किसके बारे में, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग के बारे में, जिसमें रिसेप्टर डाइमराइज होता है।
सो दे आर रैस प्रोटीन के बारे में ना थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। रैस प्रोटीन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दे आर मोनोमेरिक जीटीपीएस। मोनोमेरिक जीटीपीएस स्विच प्रोटीन होते हैं, जैसे जी प्रोटीन होता है ना, ऐसे ये इनकी भी दो फॉर्म होती है, एक रैस जीटीपी इनएक्टिव एंड रैस जीटीपी एक्टिव। सो जीएफ जो होता है एसओएस, ये इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। देन एक गैप होता है जीटीपी इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन रैस गैप, वो इसको क्या कर देगा, वापस से जीटीपी में ले आएगा। सो एंडोजेनस जीटीपी इज एक्टिविटी जो होती है ना रैस के पास होती है, वो वीक होती है, जैसे इसको गैप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जी प्रोटीन में देखा था ना हमने, उसी तरीके से रैस प्रोटीन के बहुत सारे की मेंबर्स भी होते हैं, जैसे रैस हो गया एक्टिवेशन ऑफ मैप के पाथवे एग्जाम्पल, जो मैप के पाथवे का एक्टिवेशन करते हैं रैस सिग्नलिंग में। हाँ, जो हमने अभी ये देखा, जैसे एन रैस हो गया, न्यूरॉन्स का रैस हो गया, कॉलोन में होता है के रैस हो गया, एच रैस हो गया लीवर में। सो ये सिग्नलिंग में किस में इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेशन ऑफ मैप के पाथवे। एक रैब भी होता है, ये रैस प्रोटीन के की मेंबर होता है। एक रैब होता है RAB, ये क्या होता है, ये इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हाँ, रैब जीटीपी हम यूज़ करते हैं ना, इफेक्टर से बाइंड करता है। एंडोसाइटोसिस में, गोल्जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है रैब, और रैस सिग्नलिंग में हेल्प करता है। एक होता है रो, ये क्या करता है, ये शेप और साइटोस्केलेटन में इन्वॉल्व होता है रो प्रोटीन। एग्जाम्पल जैसे CDC42 हो गया, या रो ए हो गया, RAC1 हो गया, ये सब साइटोस्केलेटल में इन्वॉल्व होते हैं। CDC42, रो ए एंड RAC1। एक हमारे पास रैन होता है। रैन क्या होता है, इट इज़ अ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन अक्रॉस न्यूक्लियस। रैन, हाँ हाँ, ये न्यूक्लियस में माइटोटिक स्पिंडल असेंबली एंड RNA का ट्रांसपोर्ट कराता है, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट कराता है क्रॉस द न्यूक्लियस ना। रैन जीटीपी होता है न्यूक्लियस में भी। हाँ, तो रैन, तो ये सारे रेस प्रोटीन के ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक हम देखते हैं PI3 काइनेज सिग्नलिंग, ये देख लेते हैं PI3 काइनेज सिग्नलिंग, ये कौन सी सिग्नलिंग होती है, वो PIP2 वाली नहीं है, जिसमें हमारा PIP2 IP3 एंड डैग में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ डिफरेंट। ये PI3 काइनेज सिग्नलिंग है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन आया, ग्रोथ फैक्टर आया, ये हमारे पास रिसेप्टर है, यहाँ पे जो है PI3 काइनेज बाइंड करता है, यहाँ पे PI3 काइनेज बाइंड करेगा, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड होता है ना PIP2, ये कन्वर्ट हो जाता है PIP3 में, विच इज़ इनोसिटोल 3,4,5 ट्राईफॉस्फेट। तो ये इस तरीके से होता है। देन ये अगेन PI3 एंड ये जो PDK1 होता है ना, काइनेज एंजाइम इंटरैक्ट करता है विद PIP3। ये PDK1 एक काइनेज एंजाइम है जो इंटरैक्ट करता है PIP3 के साथ। एक बार हम इसको रीड कर देते हैं। सो एसिस्ट्रोडोमेन कंटेनिंग PI3 काइनेज जो होता है एंजाइम इंटरैक्ट करता है फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर एंड अंडरगो एक्टिवेशन बाय कन्फर्मेशनल चेन। ये PIP2 को कन्वर्ट कर देता है PIP3 में इन द मेम्ब्रेन। देन PIP3 इंटरैक्ट करता है PH डोमेन कंटेनिंग AK प्लस एंड PDK1। सो AK प्लस और PDK1 दोनों के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं PIP3, PH डोमेन होते हैं इन दोनों के पास। सो PDK1 जो होता है ये फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन कराता है ऑन AK प्लस नियर मेम्ब्रेन। फॉस्फोराइलेटेड AK प्लस जो होता है ये कहाँ चला जाता है, साइटोसोल में चला जाता है, वेयर एम्टोर कॉम्प्लेक्स 2 इसके ऊपर सेकेंड फॉस्फोराइलेशन कराता है, एंड AK प्लस जो होता है ये एक्टिव हो जाता है। और ट्यूमर सप्रेसर होता है P10, दैट इज PIP3 फॉस्फेटेज एंजाइम। P10 जो होता है ये इनहिबिट करता है PI3 काइनेज सिग्नलिंग को, इनहिबिट कर देता है P10। सो ये ट्यूमर सप्रेसर होता है क्योंकि PI3 काइनेज को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। ट्यूमर सप्रेसर P10 इनहिबिट PI3 काइनेज सिग्नलिंग, ठीक है। ये जो एसिस्ट्रोडोमेन हम देखते हैं या PH डोमेन देखते हैं, ये कुछ मोटिव होते हैं, डोमेन होते हैं जो कि बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि कंजर्व अमाइनो एसिड की कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं इसके अंदर कि कैसे हो रहा है। PI3 काइनेज जो है बाइंड करा रिसेप्टर के साथ,
ठीक है, ये एक्टिव हो गया, इसने PIP2 को कन्वर्ट कर दिया PIP3 में। PIP3 बाइंड करेगा PDK1 एंड AK+ के साथ। जैसे कि इनके साथ एक्ट, तो PDK1 क्या करता है, AK+ पे पहला फॉस्फोराइलेशन कर देता है। अब फॉस्फोराइलेटेड AK+ साइटोसोल में गया, उसके बाद ये होता है एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 2। एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है ये इस पे सेकेंड फॉस्फोराइलेशन करता है एंड ये एक्टिव हो जाता है AK+। एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 2 एक ग्रोथ काइनेज एंजाइम होता है, ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। सो इसका जो AK+ का रिस्पॉन्स आता है वो आता है ग्रोथ, सर्वाइवल, ट्रांसलेशन, डिवीजन, इन सब में इन्वॉल्व होता है। ये ग्रोथ में, सर्वाइवल में, ट्रांसलेशन में, डिवीजन में। अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। AK+ का फंक्शन देखते हैं हम। देखो, जो AK+ होता है ना, ये प्रमोट करता है सेल ग्रोथ एंड सेल सर्वाइवल को। अगर हमारी कोई सेल है, अनस्टिमुलेटेड कोई सेल है जिसमें AK+ एक्टिव नहीं है, उसमें एक रिप्रेसर प्रोटीन होगा फॉक्सो, ये बाइंड होता है। रिप्रेसर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करता है DNA के साथ एंड जीन एक्सप्रेशन बाइंड सप्रेस करता है। सेल ग्रोथ इसमें नहीं हो रही है। लेकिन कोई हमारा स्टिमुलेटेड सेल है जिसमें हमारा AK+ एक्टिव है। अगर AK+ एक्टिव है तो ये फॉक्सो को फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब अगर फॉक्सो फॉस्फोराइलेटेड है तो वो साइटोसोल में जाएगा, मूव टू साइटोसोल। साइटोसोल में फॉक्सो के साथ ये 14-3-3 सिग्मा एक अडेप्टर प्रोटीन होता है, ये बाइंड हो जाता है, जिससे ये फिर जो फॉस्फोराइलेटेड फॉक्सो है ना, ये न्यूक्लियस में वापस नहीं जा पाता और सेल ग्रोथ होने लगती है। तो AK+ फॉक्सो को फॉस्फोराइलेट करके साइटोसोल में भेज देता है, जहाँ इसके ऊपर ये अडेप्टर प्रोटीन लग जाता है, जिससे ये वापस नहीं आ पाता एंड सेल ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन है। सो AK+ जो है सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है एक तो, ठीक है। और इसको फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कौन कर रहा है, mTOR2 इसको एक्टिव कर रहा है। एक तो इसका ये रोल हो गया, ठीक है। दूसरा इसका अगर हम रोल देखें, दूसरा ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। इंसुलिन सिग्नलिंग में देखो आप, इसके अंदर क्या, अगर AK नहीं है, इनएक्टिव है, AK+ हमारे पास नहीं है, भाई इतनी पावर ले रहा है ये AK, ठीक है। सो AK+ इनएक्टिव है। AK+ अगर इनएक्टिव है तो उस केस में हमारे पास जो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज होता है ना, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज, ये इस केस में अभी एक्टिव है। सिंथेस काइनेज 3 बीटा, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फोराइलेट करके रखता है, ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव होता है। सो ग्लाइकोजन सिंथेस 3 बीटा फॉस्फोराइलेट एंड इनएक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेस। लेकिन जो AK+ होता है, अगर ये एक्टिव है तो ये इसी को फॉस्फोराइलेट कर देगा। अगर ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 बीटा ये इनएक्टिव है तो उस केस में हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा एंड इस केस में हमारी ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी। सो एक तो ये ग्रोथ प्रमोट कर रहा है AK क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन्वॉल्व कर रहा है AK, ठीक है। और भी इसके रोल होते हैं AK के। तीसरा ये क्या कर रहा है, सेल्यूलर ट्रांसलेशन करा रहा है। सेल्यूलर ट्रांसलेशन क्या होता है ना, AK क्या करा रहा है, कोई हमारे पास नॉन स्टिमुलेटेड सेल है जिसमें हमारे पास वही है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 बीटा एक्टिव है, ये किसको फॉस्फोराइलेट करके करे हुए हैं, जो हमारा यूकैरियोटिक का इनिशिएशन फैक्टर होता है 4E, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है, उसको फॉस्फोराइलेट कर रखा है। सो इनिशिएशन फैक्टर 4E अगर फॉस्फोराइलेटेड है तो ये इनिशिएशन फैक्टर 4G के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर AK एक्टिव है तो ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिसकी वजह से इनिशिएशन फैक्टर 4E हमारा क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा, फॉस्फोराइलेट नहीं होगा। तो इसलिए 4E इंटरैक्ट करेगा 4G के साथ एंड ट्रांसलेशन होगा। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वैसे ट्रांसलेशन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो कैप मैकेनिज्म होता है यूकैरियोट्स में। तो इस तरीके से देखो AK कितना काम कर रहा है। एक तो ये ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व है, ग्रोथ में भी इन्वॉल्व है ना। और एक और चीज़ थी, कहाँ पे इन्वॉल्व है, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है, ग्रोथ में इन्वॉल्व है एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। एक और इसका काम हो जाता है अपोप्टोसिस को इनिबिट करना।
एक क्या करता है ना, ये फोस्फोराइलेशन करा देता है, किसका? फोस्फोराइलेशन डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ अ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, यानी कि जो एपोप्टोसिस करा रहा है दैट इज प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बैड, उसका इनहिबिशन करा देता है, फोस्फोराइलेशन डिपेंडेंट इनहिबिशन। तो ये एंटी एपोप्टोटिक होता है नेचर में, यानी कि ये एपोप्टोसिस को रोकता है, क्योंकि ये बैड प्रोटीन जो कि एपोप्टोसिस कराता है, जिसका नेचर है प्रो एपोप्टोटिक, उसको ये इनहिबिट कर रहा है। सो इसलिए AK+ इज एंटी एपोप्टोटिक इन नेचर, ये एपोप्टोसिस को होने से रोकता है। तो अब समझ में आया AK+ के कितने सारे रोल है। एंड ये जो हमने सिग्नलिंग देखी है IP3 की, जो सिग्नलिंग देखी है हमने इस वाली सिग्नलिंग में, नॉट IP3 सॉरी, PI3 काइनेज सिग्नलिंग जो हमने ये देखी है, इसमें कैसे ये AK+ इतने सारे रोल्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। PI3, IP3 तो G प्रोटीन वाले, ओके। सो अब हम देखते हैं mTOR विच इज अ मैमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन। रापामाइसिन एक ड्रग होता है। रापामाइसिन ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट सेल्यूलर ट्रांसलेशन, एक ड्रग होता है। सो mTOR जो होता है ना, विच इज, इसको हम बोलते हैं मैमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन। mTOR जो होता है ये दो कॉम्प्लेक्स का मिलके बना हुआ होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है, देखो कॉम्प्लेक्स 2 हमने देखा था ना, mTOR कॉम्प्लेक्स 2 जो AK+ को फोस्फोराइलेट भी कर रहा था, रिक्टर बोलते हैं इसको, एंड ये इनसेंसिटिव होता है। कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं रैप्टर, ये सेंसिटिव होता है रापामाइसिन के लिए। अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव होता है, मतलब रापामाइसिन ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव होता है रापामाइसिन के लिए। दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ग्रोथ काइनेजेस होते हैं एंड ट्रांसलेशन को प्रोमोट करते हैं। आप खुद ही देखो, अगर कॉम्प्लेक्स 2 एक्टिव कर रहा है AK+ को, AK+ तो ट्रांसलेशन को प्रोमोट ही कर रहा है ना, क्योंकि AK+ क्या कर रहा है, वो फोस्फोराइलेट नहीं होने दे रहा इनिशिएशन फैक्टर 4E को, और 4E अगर फ्री है तो वो 4G से बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन होगा। mTOR कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, इसके दो टारगेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 के दो टारगेट होते हैं। पहला होता है ये फोस्फोराइलेट कर देता है राइबोसोमल जो S6 काइनेज एंजाइम होता है, S6 काइनेज एंजाइम को फोस्फोराइलेट कर दिया, ओके। इससे हमारा जो S6 प्रोटीन है वो फोस्फोराइलेट हो जाएगा एंड राइबोसोम की ओपनिंग हो जाती है। इस केस से हमारा जो ट्रांसलेशन है, S6 एक राइबोसोम प्रोटीन होता है, तो ट्रांसलेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो mTOR 1 फोस्फोराइलेट कर देता है किसको, राइबोसोमल S6 काइनेज एंजाइम। S6 प्रोटीन फोस्फोराइलेट होगा, राइबोसोम की ओपनिंग होगी एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस बढ़ता है। ये इसका पहला टारगेट है mTOR का। दूसरा इसका टारगेट होता है, ये फोस्फोराइलेट करता है mTOR कॉम्प्लेक्स 1 EIF4E बाइंडिंग प्रोटीन को। अगर ये EIF4E बाइंडिंग प्रोटीन को फोस्फोराइलेट कर रहा है तो वो EIF यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 4E के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा एंड ट्रांसलेशन होगा। सो mTOR 1 ट्रांसलेशन कराता है। सो सेल को दोनों कॉम्प्लेक्स चाहिए, mTOR कॉम्प्लेक्स 1 एंड mTOR कॉम्प्लेक्स 2 ट्रांसलेशन के लिए। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑफ AK+ इन PI3 काइनेज सिग्नलिंग। AK+ का टारगेट क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर 4G नहीं, इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन नहीं, ये तो इसका होता है 4E बाइंडिंग प्रोटीन जो mTOR कॉम्प्लेक्स 1 होता है, इसका टारगेट होता है। S6 भी mTOR कॉम्प्लेक्स 1 का होता है। फोक्सो होता है AK+ का जो डायरेक्ट इसका टारगेट होता है AK+ का, ठीक है, ओके। सो अगर हम ये देखें मैच द करेक्ट लिगेंड विद द टारगेट रिसेप्टर, अगर हम देखें, देखो एसिटाइल कोलिन की अगर हम सिग्नलिंग देखें तो इसका एक तो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है एसिटाइल कोलिन का, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर भी होता है ना। थायरोक्सिन की तो याद होगा, थायरोक्सिन का रिसेप्टर तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर हो गया। ग्रोथ फैक्टर, देखो ग्रोथ फैक्टर जहाँ भी आ रहे हैं तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली सिग्नलिंग आएगी RT के। देन ग्लूकागोन हमारा आया, ग्लूकागोन में GPCRE होता है,
ग्लूकागॉन में। एंड देन हमारा आया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का साइटोसोलिक रिसेप्टर होता है, एंड एस्ट्रोजन जो होता है ना, हाँ साइटोसोलिक ही तो होता है रिसेप्टर। एंड देन अगर हम एलएच देखें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी जीपीसीआर ही होता है ना, और ग्लूकागॉन का जीपीसीआर ही होता है। ग्लूकागॉन हो गया जीपीसीआर। एसिटाइल कोलिन का जीपीसीआर भी होता है, निकोटिनिक भी होता है, एंड मस्क्यूरेनिक भी होता है, तीनों होते हैं एसिटाइल कोलिन के। और एलएच का तो जीपीसीआर ही होता है, एंड ग्लूकागॉन का जीपीसीआर होता है। ठीक है, तो ये याद होंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं इसका एमटो का हम रेगुलेशन कैसे करते हैं।